सचिन पटेल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में साइंस वाला सचिन पटेल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 9 से। इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज वर्क और एनर्जी से रिलेटेड काफी सारे कंसेप्ट इस लेसन में कवर्ड है, न्यूमेरिकल्स कवर्ड है, डेरिवेशंस कवर्ड है और बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजों को भी हम लोग आज के इस पार्ट में कवर करेंगे। सो एक बार देख लेते हैं क्या क्या कंटेंट हमने कवर करने हैं। पहले हम लोग बात करेंगे वर्क की, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। देन वी विल फोकस ऑन एनर्जी। एनर्जी में दो मेन एनर्जीज, काइनेटिक और पोटेंशियल, ये हमारे लेसन में कवर्ड है, दोनों के ही फॉर्मूला डिराइव करने हैं। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्री फॉल और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज पावर। सो इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन, आखिरी तक बने रहो। सारे ही फैक्ट, सारी ही चीजें और एकदम छोटे छोटे पॉइंट से कैसे उसको याद रखना है वो हम लोग आज सीखेंगे। तो शुरुआत हम लोग सबसे पहले टॉपिक से करेंगे एंड दैट इज वर्क। अब हम लोग काफी सारा काम करते हैं, पढ़ाई भी एक काम ही लगता है। बहुत सी बार एक जगह बैठे भी होते हैं तो बहुत को लगता है यार हम लोगों ने कितना काम कर दिया। ओके, सो एक्चुअली फिजिक्स के हिसाब से या फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर आपको वर्क को डिफाइन करना है, सो इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, ये सिंपल लैंग्वेज में वर्क देता है। समझाता हूं कैसे। अब सपोज फॉर एन एग्जांपल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके, जिसका इनिशियल पोजीशन ए है। अब आपने इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन तक लाना है, दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन बी। सो व्हाट यू विल डू, आप यहां से इसे फोर्स लगाओ। ओके, तो जैसे ही आपने F फोर्स लगाया, इस ऑब्जेक्ट ने कितनी मूवमेंट की, यहां पे S डिस्प्लेसमेंट की मूवमेंट की। सो आई कैन से हियर वर्क इज नथिंग बट F इंटू S। इसलिए हमने क्या लिखा सिंपल लैंग्वेज में, इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कैसे याद रखना है, एक ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया है और वो S डिस्प्लेसमेंट से कौन सी पोजीशन में पहुंच गया, बी पोजीशन पे पहुंच गया। एकदम ही सिंपल। ओके, सो व्हेन एन फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू एस डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क इज एफ इंटू एस। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब पॉइंट ये आता है कि ये जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, ये कंपल्सरी नहीं होता है कि आप लोग उसको बराबर इसी डायरेक्शन, मतलब बराबर से हॉरिजॉन्टली लगाओ। फोर्स लगाने के लिए अलग अलग डायरेक्शन भी हो सकती है, मतलब यहां पे एक एंगल भी आ सकता है। ओके, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि किसी ने अगर सपोज ऐसा इंक्लाइन फोर्स लगा दिया यहां से, ओके, सो इंक्लाइन फोर्स जब आप लगाओगे ऐसे कुछ एंगल पे, तब तो केस बदलनी चाहिए। ओके, सो जब भी हम लोग टाइप ऑफ वर्क, कैसे टाइप्स ऑफ वर्क को डिस्कस करते हैं, तब वहां पे ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सी, हमारे पास तीन टाइप के वर्क होते हैं, तीनों ही टाइप को आपको बहुत इजीली समझना है। एक होता है आपका पॉजिटिव वर्क, दूसरा होगा नेगेटिव वर्क और लास्ट होगा जीरो वर्क। ऐसे ही कुछ केसेस हमने पिछले सेशन में एक्सेलरेशन के लिए भी पढ़े थे। अब जब इंक्लिनेशन दिया होता है, व्हेन सम एंगल इज गिवन, तब हम लोग वर्क को लिखते हैं W is F into S into cos of theta. This is very important formula. याद रखना, हम लोग ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब एंगल दिया होगा। ओके, अगर आपको एंगल नहीं दिया है तब हम लोग इसे यूज नहीं करते। ओके, सो दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको वहां पे हमेशा समझ के चलना होगा। अब ये थीटा जो है, ये थीटा इज नथिंग बट द एंगल। ठीक है, यू कैन से इट इज एंगल between force and horizontal, between force and horizontal। ठीक है, सपोज यहाँ पे इंक्लिनेशन से फोर्स लगा और ये आपका हॉरिजॉन्टल था, तो उसके बीच का जो भी एंगल रहेगा उसको हम लोग थीटा कहते हैं। अब इन थीटा की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू डिसाइड करेगी कि वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या जीरो है। ओके, सो इसके लिए आपको सिर्फ तीन ही वैल्यूज याद रखनी है, ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, ज्यादा लोड लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये तीनों डिफाइन करने हैं तब हम लोग ये तीन एंगल्स याद रखेंगे। अब देखो, सबसे पहले जीरो वर्क के, सॉरी पॉजिटिव वर्क के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, मतलब
हॉरिजॉन्टल के साथ वो मैच कर रहा है, एग्जैक्टली दोनों सेम जा रहे हैं वहां। ओके, सो व्हाट यू कैन से हियर, cos 0 डिग्री इज 1। सो अगर ये वैल्यू मैं यहां पुट करूं तो W क्या आ जाएगा, F इंटू एच, बिकॉज cos थीटा cos 0 की वैल्यू 1 है। सो दिस इज द वैल्यू फॉर पॉजिटिव वर्क। ठीक है, ये वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव वर्क की। सो यहां पे इसे याद कैसे रखना है, सो पॉजिटिव वर्क होता है कब, जब आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर along the same direction, जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, मतलब कि जैसे इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरफ लाना है और आपने फोर्स भी इधर लगाया और ऑब्जेक्ट भी इस तरफ मूव करेगा, तब हम लोग कहेंगे कि पॉजिटिव वर्क है, मेरे काम का वर्क है। मतलब आपकी इच्छा क्या थी, ऑब्जेक्ट वहां जाना चाहिए और वहीं गया, उसी डायरेक्शन में गया, प्रॉपर फोर्स के साथ गया, तब आप लोग क्या कहोगे, इट इज पॉजिटिव वर्क। अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क की। सो नेगेटिव वर्क के लिए जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 180 डिग्री, बिकॉज कॉस ऑफ 180 डिग्री ये होता है -1। सो अगर यहां पे कॉस थीटा -1 है तो W का वैल्यू क्या आ जाएगा, -F इंटू एल। देखो माइनस का साइन अपने आप आ गया, क्योंकि थीटा का वैल्यू 180। सो आपको याद ये रखना है, नेगेटिव वर्क के लिए थीटा क्या रहेगा, 180 डिग्री। कैसे डिफाइन करेंगे, तो यू कैन से हियर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर। मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट को ले जाना था वहां ऑब्जेक्ट गया ही नहीं, आपने फोर्स कहीं और लगा दिया और ऑब्जेक्ट कहीं और चला गया। सो दिस इज व्हाट इज योर नेगेटिव वर्क। मतलब जो मेरे काम का नहीं है वो फ्रूटफुल नहीं है, इट इज नॉट दैट आउटपुट विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग। अगर ऐसा कुछ होता है तब हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे कौन सा वर्क डन हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव वर्क डन हुआ है। बहुत ही सिंपल है, अपने काम का काम हुआ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव वर्क डन। फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट अल्टा आ गया, मतलब जैसे कि चढ़ाव पे आप किसी ऑब्जेक्ट को चढ़ा रहे थे, आप नीचे से फोर्स लगाए जा रहे हो, ओके, और एक मोमेंट पे ऐसा हो गया कि आपसे छूट गया, तो फोर्स तो ऊपर लग रहा था, ऑब्जेक्ट आ गया नीचे, बिकॉज ढलान थी वहां पे। ठीक है, सो दिस इज नेगेटिव वर्क। जब हम जीरो वर्क की बात करते हैं, एट दैट टाइम थीटा इज 90 डिग्री। सो यहां पे कॉस ऑफ 90 डिग्री जो होता है वो होता है 0 डिग्री, सॉरी 0 होता है, देयरफॉर W आ जाएगा आपका 0, मतलब 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम 0। सो हियर यू कैन से वर्क इज 0 व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तब वर्क डन 0 होता है। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आपको कहा गया कि एक वजन है, आपको आपके सिर पे होल्ड करके एक ही जगह खड़ा रहना। अब आपके हिसाब से तो आप थकोगे बिकॉज वजन उठा के पड़े हो, बट डिस्प्लेसमेंट हुई क्या? नहीं हुई। फोर्स तो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा था सिर पे, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। मतलब भले आप थक गए, भले आपकी एनर्जी डाउन हो गई, बट फिर भी फिजिक्स की लैंग्वेज के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ तो वर्क डन हुआ क्या? नहीं। एक और एग्जांपल, सर्कुलर मोशन। आपने शुरुआत की यहां से, सपोज ये सर्कल है, आपने शुरुआत की यहां से, लेट्स से दिस इज ए पॉइंट, आप पूरा सर्कल घूम के फिर से यहां पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ? कुछ नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो जब भी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, आई कैन से वर्क इज व्हाट? वर्क इज 0। है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट याद रखना है, बिकॉज प्रैक्टिकल एंड फिजिक्स दोनों अलग है। फिजिक्स में क्या बोल रहे हैं? अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क नहीं हुआ। तो अगर आप वर्क चाहते हो तो वहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट बताना ही पड़ेगा। ओके, सो बहुत इजी है। पॉजिटिव वर्क के लिए थीटा का वैल्यू आपका 0 डिग्री होता है, बिकॉज cos 0 इज 1। नेगेटिव वर्क डन के लिए यू हैव थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज cos 180 इज -1, एंड फॉर 0 वर्क यू कैन से थीटा इज 90 डिग्री। तो ये एंगल्स आपको सिंपली याद रखने। डायरेक्शन की बात करें, फॉर पॉजिटिव वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। और जब बात करेंगे 0 की, तो यहां पे एक्चुअली फोर्स परपेंडिकुलर है, फोर्स ऊपर से परपेंडिकुलरली लग रहा है। आपको ऑब्जेक्ट को यहां ले जाना, ऊपर से अगर आप फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट हिलेगा क्या? आगे पीछे भी नहीं होगा। अगर ज्यादा फोर्स लगा तो ढस जाएगा नीचे, बट आगे पीछे मूवमेंट होगी क्या? नहीं। सो इफ थीटा इज 90,
cos 90 is 0, work done is 0. So you can say when there is no displacement, work is 0. So what is work? Work is force into displacement, a product of force into displacement. W is F into S. ये बेसिक फॉर्मूला. जब टाइप्स एक्सप्लेन करने हैं, so W is F into S cos theta. Theta is angle between force and horizontal. You can say force and displacement भी बहुत से बुक में दिया गया है. So अगर 0 डिग्री है पॉजिटिव वर्क, 180 डिग्री नेगेटिव वर्क, और अगर 90 डिग्री है तो वर्क डन आपका 0 होता है. बहुत ही इजी कंसेप्ट है. बच्चे सिर्फ इसमें कंफ्यूज होते हैं बिकॉज ये नया है. तो यहां सिर्फ तीन ही एंगल्स रखने. कौन से? 0, 180 और 90. आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द पेयर या 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. ठीक है. सो ये जब भी आप पढ़ाई करोगे तो इन वैल्यूज को आप बहुत अच्छे से वहां पे नोटिस कर लो. चलो बढ़ के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. चलो दोस्तों, तो हम लोगों ने देखा व्हाट वी हैव सीन दैट वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. जनरली हम लोग बात करें तो, और जब हमें टाइप्स बताने होते हैं तब हम लोग क्या यूज करेंगे? W इज F इंटू एस कॉस ऑफ थीटा. ओके. अब एग्जाम में अगर आपको थीटा का वैल्यू दिया है किसी न्यूमेरिकल में, सो दे विल बी प्रोवाइडिंग यू द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ दैट एंगल. जैसे अगर 60 डिग्री है तो कॉस 60 का क्या वैल्यू होता है वो आपको मिलेगा. तब ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग उस सवाल को सॉल्व करते हैं. अब हम लोग बात करेंगे यूनिट्स ऑफ वर्क की. वर्क के कौन से यूनिट्स होता है. ओके. सो अगर हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की, सो एसआई यूनिट उसके लिए है जूल्स. ठीक है. सिंपल आप ये भी बता सकते हो. सो वर्क को हम लोग हमेशा कैलकुलेट किस में करेंगे? हम लोग जूल्स में उसको कैलकुलेट करते हैं. ओके. और इसका जो छोटा यूनिट होता है, जैसे हम सीजीएस यूनिट बोलते हैं, इसे हम लोग अर्ग्स बोलते हैं. ठीक है. सो दिस इज जूल. जब हम एसआई में बात करेंगे, हम लोग जनरली एसआई यूनिट में ही बात करते हैं. तो आपको याद क्या रखना है कि वर्क का एसआई यूनिट जूल है और उसका सीजीएस यूनिट छोटा. अब सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स. जब बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग उसके छोटे फॉर्मेट में लेते हैं तब उसका यूनिट और करता है. सो यहां पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, वी हैव एन इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग्स. ये जो बड़ा यूनिट है और छोटा यूनिट है, इसमें एक रिलेशन होता है. एंड दैट रिलेशन इज व्हाट? 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग्स. 10 टू द पावर 7 तक उसकी वैल्यू जाती है. अब इसे प्रूफ कैसे करना है? इसका प्रूफ करना बहुत ही आसान है. हम लोगों को बस बेसिक फॉर्मूला यूज करना है. देखो कैसे. हमारे पास क्या फॉर्मूला है? W इज F इंटू एस. सो यहां पे मुझे F का यूनिट लगेगा जो कि है न्यूटन, जिसे सिंपली हम कैपिटल N से बताते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को हम लेते हैं M. सो अगर मुझे 1 जूल का वैल्यू चाहिए तो आई कैन से इट इज 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. सो यहां पे आप 1 जूल वर्क को भी डिफाइन कर सकते हो. कैसे डिफाइन कर सकते हो? कि वर्क डन इज 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, और यू कैन से फोर्स ऑफ 1 न्यूटन has displaced an object by 1 मीटर. सो 1 न्यूटन का फोर्स जब 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा तब आपका वर्क डन क्या होगा? 1 जूल. ओके. सो अभी तो हम लोग फिलहाल इस रिलेशन की बात कर रहे हैं. सो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, एंड दिस इज 1 जूल. अब मैंने करना क्या है? अब मैंने इसे छोटे यूनिट में लेना. अब 1 न्यूटन is nothing but 10⁵ डाइन्स. डाइन्स ये फोर्स का छोटा यूनिट. जैसे यहाँ पे अर्ग है, वैसे फोर्स के लिए छोटा यूनिट डाइन्स होता है. सो 1 न्यूटन का वैल्यू होता है 10⁵. उसी तरह से हमारे पास 1 मीटर इज 10⁵ सेंटीमीटर होता है. हाउ मच इज दैट? 1 मीटर इज 10⁵ सेंटीमीटर. सो अगर मैं ये दोनों ही वैल्यूज को यहां पुट करूं तो मुझे मिलेगा 1 जूल इज 10⁵ डाइन्स, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 10⁵ सेंटीमीटर. दोनों को ऐड कर लेते हैं 10⁷, एंड दैट इज डाइन्स इंटू सेंटीमीटर, और छोटे यूनिट का प्रोडक्ट भी मुझे छोटा यूनिट ही देगा. सो 1 जूल इज 10⁷ अर्ग्स. इतना इजीली मैं यहाँ पे प्रूफ कर सकता हूं. तो जो छोटे यूनिट है ना, वो छोटे यूनिट का कन्वर्जन मुझे यहाँ पे इस रिलेशन के लिए जरूरी है. सो शुरुआत होती है बेसिक फॉर्मूले से, फिर हम लोग एक एक के लिए उसको कैलकुलेट करते हैं. 1 जूल इज 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन्स,
1 मीटर इज 10⁻²² सेंटीमीटर। दोनों को यहां पुट किया, 5 + 2 बिकम 7 डाइन्स इंटू सेंटीमीटर। तो छोटे यूनिट्स का प्रोडक्ट है तो आपको छोटा यूनिट ही देगा। So dynes into centimeter is erg. So 1 joule is 10⁻⁷ erg. So this is how you are supposed to prove the relation between joule and the erg. एग्जाम में आपको इस पे भी सवाल पूछे जाने के पूरे चांसेस दिखते हैं, ठीक है। So ये था पूरा वर्क से रिलेटेड। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे एनर्जी की वहां पे। आइए दोस्तों देखते हैं सेकेंड टॉपिक, दैट इज एनर्जी। और एनर्जी में हमने दो इंपॉर्टेंट टाइप्स की एनर्जी को पढ़ना है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। सो जब हम बात करते हैं एनर्जी की, व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी, एनर्जी इन सिंपल लैंग्वेज इज कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क। कोई भी काम करने की जो आपकी क्षमता होती है, ये आपके एनर्जी को डिफाइन करती है। सो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी और वर्क आपस में रिलेटेड है। सो काफी बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो न्यूमेरिकल, तब आपको ये भी लेके चलना पड़ता है कि एनर्जी इज वर्क एंड वर्क इज एनर्जी। सो यहां से मुझे एनर्जी के यूनिट को पढ़ना इजी हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे एसआई यूनिट की, तो वो हो जाएगा जूल, बिकॉज वर्क के लिए भी वही था। और अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की, तो वो हो जाएगा अर्ग, जो वर्क के लिए भी सेम था। मतलब वर्क इज एनर्जी एंड एनर्जी इज वर्क, ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते। सी कैसा है, कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब आपको अगर कोई काम करना है, तो उस काम के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो जितनी एनर्जी उतना काम होगा। सो दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड है। सो जो दो टाइप्स हमने यहां पढ़ने हैं, उसमें से पहला है काइनेटिक एनर्जी, ओके, और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को समझना बहुत ही इजी है, बिकॉज दोनों के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अलग है। नाउ व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन। काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन। सो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट। व्हाट यू कैन से, एनर्जी associated with an object when it is in motion। जब भी वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, तब उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। फॉर्मूला बहुत आसान है, काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। इसे अभी थोड़ी देर में हम डिराइव भी करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे क्या आ गया, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। सो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होगा, जब वो मोशन में होगा, तब उसकी जो एनर्जी होगी उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक का एग्जैक्टली अपोजिट क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो यहां पे मुझे एक ही चीज बदलनी है, देखो कैसे, इट इज एनर्जी एसोसिएटेड with an object when it is at rest। जब वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, तब जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सम एनर्जी स्टोर्ड। सो जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, ठीक है, जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, इट इज नथिंग बट योर पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट की बात होती है, इसमें बहुत सारी एनर्जी है, ओके, हम लोगों में भी बात होती है ना, हमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड है, वी हैव ह्यूज पोटेंशियल, हर बच्चे में बहुत पोटेंशियल होता है, ओके। तो बात कर रहे हैं कि आप में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला है, इट इज m इंटू जी इंटू एच, वेर m इज मास, g इज ग्रेविटी, ओके। जी का वैल्यू वैसे तो डिटेल में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बट कभी कभी न्यूमेरिकल में 10 भी दे देते हैं। 10 क्यों देते हैं? ताकि वो इजी हो जाए। सो अगर दिया है तो ही 10 लेना है। एंड h इज द हाइट, किस हाइट तक आपने उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन पे रखा है, ओके। सो ये है दो टाइप जिससे हमें यहां पढ़ना है। बट इसके अलावा आप जानते हो हीट एनर्जी को, आप जानते हो साउंड एनर्जी को, आप जानते हो केमिकल एनर्जी को, फिर आपको सोलर एनर्जी भी पता है, देन यू नो मैकेनिकल एनर्जी, जब कोई मैकेनिकल काम होगा। सो ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट, ठीक है, काफी बड़ी लिस्ट है वहां पे एनर्जी की। बट ये जो दो है, दीज आर वेरी बेसिक। सो काइनेटिक एनर्जी जब मोशन आएगा,
पोटेंशियल एनर्जी जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, और ये दोनों के जो फॉर्मूले हैं इसे मैंने डिराइव करके बताना। एग्जाम में पूछा जाता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। सो अब इन दोनों के डेरिवेशन में इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज थोड़ा बड़ा भी है। इसका डेरिवेशन बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम में ज्यादातर केसेस में ये पूछता है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रिपेयर नहीं करना है, इसका भी डेरिवेशन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन के साथ। आपको सिर्फ स्टेप्स याद रखनी है। वंस यू नो द स्टेप्स, आपको जैसे ही पता चल जाएगा कि आप कौन सा फॉर्मूला कहां अप्लाई कर रहे हो, आपके लिए वो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। सी व्हाट वी हैव सीन, वर्क इज एनर्जी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो शुरुआत इस फॉर्मूले के डेरिवेशन की होगी। यू कैन राइट expression for kinetic energy. So see, the first formula which we will be using is the work. So we know that work W is nothing but force into displacement. ये सबसे पहला फॉर्मूला है जो आपको वहां पे कंसीडर करना है, ओके। अब यहां पे मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों की वैल्यू चाहिए, ये दोनों ही वैल्यू मुझे चाहिए वहां पे। सो सी ना, according to Newton's second law, F is m into a, ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा। What is force? It is mass into acceleration. And from second kinematical equation जो कि डिस्प्लेसमेंट का है, इट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो मिला कि नहीं बराबर से मिला ना। अब यहां पे क्या है, इनिशियली द ऑब्जेक्ट वॉज एट रेस्ट। इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो u का वैल्यू 0 हो जाए, ओके। मतलब शुरुआत में जो हम लोग कंडीशन कंसीडर करेंगे, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, इनिशियली इट इज एट रेस्ट, फिर उस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगने के बाद वो v वेलोसिटी से भागने लगा, तो ये सारा इनिशियल कंडीशन है। हम लोग डायरेक्टली जंप किए हैं फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, ओके। सो इनिशियली ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, सो u इज 0 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे u का वैल्यू 0 इंटू टी विल बी 0, तो s हो गया हाफ इंटू at स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बस ये 3 इक्वेशंस जो है इसका यूज मैंने यहां करना है। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों ही वैल्यूज यहां पुट करूंगा। देखो W क्या हो जाएगा, F क्या है m इंटू a, S क्या है हाफ इंटू at स्क्वायर, ठीक है। सो देखो यहां से हाफ अलग कर दिया और m अलग कर दिया, a इंटू a हो गया a स्क्वायर और ये हो गया t स्क्वायर। दोनों को कंबाइन कर देता हूं मैं, सो ब्रैकेट में हो गया at का स्क्वायर, ये है आपका वर्क। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे क्या चाहिए, देखो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ इंटू mv स्क्वायर, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर डिराइविंग। अब अगर मैं इसको यहां पे कंपेयर करूं, सो मैं कहां तक आ चुका हूं, हाफ इंटू m तक तो मैं आ ही चुका हूं। अब मुझे सिर्फ at स्क्वायर की जगह क्या चाहिए, v चाहिए। देखो फ्रॉम first kinematical equation v is equals to u plus at होता है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, मतलब v क्या हो जाएगा, at हो जाएगा, u 0 है, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, v स्क्वायर हो जाएगा at का स्क्वायर। बस ये वैल्यू यहाँ पे पटक दो, सो आपको w क्या मिल जाएगा, W मिल जाएगा हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। और शुरुआत से हम लोग बात कर रहे हैं वर्क इज एनर्जी, एनर्जी इज वर्क। तो यहां पे हम लिख सकते हैं W इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। देखो कितना इजी है, बहुत इजी है। सिर्फ क्या करना है, सही जगह पे सही फॉर्मूला सही टाइम पे रिकॉल। फिर से एक बार स्टेप बाय स्टेप समझो। हमने शुरुआत की वर्क से। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो इसका बेसिक फॉर्मूला है। अब मुझे यहां पे 2 वैल्यूज चाहिए, एक है फोर्स की, एक है डिस्प्लेसमेंट की।
मैंने फोर्स का वैल्यू उठाया न्यूटन के सेकेंड लॉ से। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बताता है कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन मुझे डिस्प्लेसमेंट बताता है जो कि है s इज ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ओके, अब इनिशियली ऑब्जेक्ट तो भैया खड़ा ही होगा, जब उस पर फोर्स लगेगा तब वो मूव करेगा, सो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। मतलब यहां से ut का पत्ता कट 0 हो गया, वो s इज हाफ इंटू at स्क्वायर। अब f और s ये दोनों वैल्यू उठा के यहां पुट करनी है, सो w एज इट इज f की जगह m इंटू a और s की जगह हाफ इंटू at स्क्वायर। सो हाफ m ये अलग कर दिया बिकॉज फॉर्मूले में भी वो है, a इंटू a हो गया स्क्वायर, नेक्स्ट उसको कंबाइन करके होल स्क्वायर कर दिया। अब पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन मुझे क्या बताता है, v इज इक्वल टू u प्लस at। सो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 पड़ी है, ये 0 कर दो तो v हो गया 80, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, सो v स्क्वायर हो जाएगा 80 स्क्वायर, सो वर्क हो गया हाफ इंटू mv स्क्वायर, 80 की जगह पे आ गया v और वर्क की काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो डेरिवेशन है फ्रेंड्स, इसे आप लर्न करते हो, लर्न नहीं करना है, एक दो बार लिख के देख लो, आपको खुद को दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हमने किस तरीके से करना है। इट्स वेरी इजी। फर्क क्या है, हम लोग रीड करते हैं। सो दिस इज लाइक मैथमेटिक्स ओनली। हम लोग जैसे थ्योरम्स प्रूव करते हैं वैसे ही यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। सो एक स्टेप में तो वो होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं हमें 2-3 फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा, इसलिए आप एक दो बार अगर इसको लिख के देखोगे तो आपको भी ये इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं दूसरे डेरिवेशन की, दैट इज विथ रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चलो आइए बच्चों देखते हैं अगला डेरिवेशन विच इज फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज बिकॉज ऑफ रेस्ट। मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज m इंटू जी इंटू एच, ये हमें प्रूव करके बताना है। अब जैसा हमने पहले ही देखा कि इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, मतलब ज्यादा इतने कुछ फॉर्मूला मुझे यूज करने नहीं पड़ते। क्या कंसीडरेशन होगा, हमारा कंसीडरेशन होगा ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है, is taken टू हाइट h। बस ये आपको कंसीडर करना कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और इसे आप एक हाइट तक ले जा रहे हो, हाइट है आपका h। ओके, तो शुरुआत होगी वर्क से ही, w इज व्हाट, f इंटू s, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो यहां पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है s, ये आ जाएगा h, बिकॉज आप एक h हाइट तक उसको ले जा रहे हो। मतलब फॉर एन एग्जांपल, आप जैसे आपके ग्राउंड फ्लोर पे थे, आप फर्स्ट फ्लोर तक किसी ऑब्जेक्ट को ले गए, टेरेस पे ले गए, सो नीचे से जो ऊपर तक गए दैट इज योर हाइट, तो डिस्प्लेसमेंट इज h। नाउ न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, बट यहां पे जो पूरा काम हो रहा है इट इज अंडर ग्रेविटी। सो हम लोग क्या करेंगे, a की जगह पे g पुट कर देंगे, तो आपका f हो जाएगा m इंटू जी। तो बस क्या है अभी, w इज इक्वल्स टू f की जगह आ जाएगा m इंटू जी और s की जगह आ गया h। नाउ वर्क इज एनर्जी, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी की बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। सो आप लिख सकते हो w इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज m इंटू जी इंटू h। सो यहाँ पे घूम फिर के किसी भी फॉर्मूले पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ एक कंसीडरेशन ऐसा करते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और इसे आपने ले जाना है h हाइट तक। सो बेसिक फॉर्मूला वर्क का है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितने डिस्टेंस तक आप गए, तो आप उस हाइट तक गए। नेक्स्ट यू हैव फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज a हियर, a का वैल्यू हो जाएगा g। ओके, g बिकॉज सारी चीजें ग्रेविटी के अंडर हो रही है। सो आपको f की जगह पुट करना है m इंटू जी, s की जगह पुट करना है h, फॉर्मूला हो गया m इंटू जी इंटू h। दिस इज वेरी सिंपल। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दोनों ही डेरिवेशंस हो चुके हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो एग्जाम में आपको जरूर आएगा, एंड दैट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, सो इसका कहना क्या है, इसका कहना सिंपल सा है, एंड दैट इज
एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते, हम उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आप उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जा सकते हो। मतलब एनर्जी बनेगी भी नहीं, एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं होगी, बस तो बस उसका एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग करते रहेंगे। अब इसका सबसे बेसिक सा एग्जांपल जो हम सभी लोग जानते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल लेट्स से दिस इज अ डैम, ये डैम की दीवार है, इस डैम के पीछे यहाँ पे पूरा पानी स्टोर है, ठीक है। So you can say this is water stored in dam. अब ये stored है, मतलब यहाँ पे कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एक अरेंजमेंट थी, यहां से एक पानी फ्लो होके हुए आया और ये पानी आपने दिया टरबाइन को, बराबर। अब देखो ध्यान से समझना एनर्जी में कन्वर्जन कैसे हो रहा है। इनिशियली जो एनर्जी स्टोर थी वो थी पोटेंशियल एनर्जी, यहां से जैसे ही आपने दरवाजा खोला पानी फ्लो होना स्टार्ट हो गया, तो यहां पे वो कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में, बिकॉज इट इज नाउ फ्लोइंग वाटर। पहले वो स्टोर था, पहले स्टेशनरी था। अब जैसे ही ये टरबाइन घूमेगा तो यहां पे आपको दिखेगी कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल, ठीक है। और ये आगे सिस्टम से देगी तो आपको मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो पूरा आपको बताया यही होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। पानी जो डैम में स्टोर होता है उसके बाद होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही यहां से वो दरवाजा खुलता है जहां से पानी टरबाइन पे गिरेगा, तो दैट स्टोर्ड वाटर इज नाउ मूविंग। पहले स्टेशनरी था, वो मूव कर रहा है, सो वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक में। अब वो काइनेटिक एनर्जी आपने दी टरबाइन को, मैकेनिकल वर्क हुआ, मैकेनिकल एनर्जी घूम रहा है वो, और वो आगे सिस्टम में लग के आपको कन्वर्ट होके मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो यू कैन से द पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफॉर्म हुआ वहां पर, वो क्रिएट भी नहीं होती, वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होती। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, बट ये जो एग्जांपल है ये सबसे इजी और बेसिक है। So what is law of conservation of energy? Energy can neither be created nor be destroyed. It can be just transferred from one form to another. मतलब ओवरऑल एनर्जी जो है इस यूनिवर्स की वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मतलब एक एनर्जी का फॉर्म अगर डिसअपियर हो गया तो दूसरे एनर्जी का फॉर्म रीअपियर हो जाएगा। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिसअपियर हुई तो उसकी जगह आई काइनेटिक, फिर काइनेटिक डिसअपियर हुई, फिर आई मैकेनिकल, और फिर वो डिसअपियर हुई तो फिर क्या आई, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रिमेंबर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओवर दैट, ठीक है। चलो बढ़ते आगे, दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे अभी। आइए बच्चों देखते हैं अगला टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फ्री फॉल। अब फ्री फॉल एक्चुअली क्या होता है, देखो डेफिनेशन ऐसा बताती है, एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग सोलली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेड टू बी इन फ्री फॉल। जब भी सपोज आप टेरेस पे गए और टेरेस पे जाके आपने एक बॉल को रिलीज कर दिया, एक पत्थर फेंक दिया नीचे, तो जस्ट आपने रिलीज कर दिया। सो जैसे ही आपने उस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया वो अब जा रहा है अर्थ की तरफ और उस पे एक ही फोर्स लग रहा है, एंड दैट इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक हाइट से गिरेगा, ओके, एंड इट इज ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तब हम लोग बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल हो रहा है। ओके, इट इज फॉलिंग फ्रीली, उस पे और कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होता है। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर ये है इस तरीके की बिल्डिंग है और यहां से अगर एक ऑब्जेक्ट गिरा, तो इसका जो भी मोशन हम लोगों को दिखेगा, कब तक, जब तक वो ग्राउंड पे स्ट्राइक नहीं करता, तो इसका पूरा मोशन हम लोग क्या कहेंगे, फ्री फॉल कहेंगे। अब इस फ्री फॉल से रिलेटेड हमारे बुक में एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, फ्री फॉल में हमें क्या बताना है कि टॉप, मिडल एंड बॉटम, ये जो तीनों पोजीशंस है, इन तीनों पोजीशंस पे एनर्जी कांस्टेंट होती है। इन शॉर्ट, फ्री फॉल के वक्त एनर्जी कंजर्व होती है, ये हमें प्रूफ करके बताना है। और प्रूफ बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग जाएंगे
तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम आएगा नहीं। चलो शुरुआत करते हैं इस प्रूफ की। ये भी आपको करके बताते हैं कि फ्री फॉल के दौरान एनर्जी क्या होगी, वहां पे एनर्जी कंजर्व होने वाली। चलो शुरुआत करते हैं इसकी। चलो शुरुआत करते हैं फ्री फॉल के डेरिवेशन की। जैसे आप डायग्राम देख सकते हो, पॉइंट ए जो है वो ग्राउंड से h हाइट पे, ओके, और बीच में एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया है b, ओके। जो b पॉइंट है वो a से x डिस्टेंस पे है और ग्राउंड से उसका डिस्टेंस है h माइनस एक्स। सो मैंने क्या करना है, मैंने a, b और c इन तीनों पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी काउंट करनी है और टोटल एनर्जी आएगी सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। सो दोनों बेसिक एनर्जी का यूज करेंगे। सो सबसे पहले बात होगी एट पॉइंट ए, ओके। नाउ ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, बस सिर्फ स्टेप्स भूलना नहीं है। सी नाउ, इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। शुरुआत में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। सो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाएगी जीरो, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कब आती है, काइनेटिक एनर्जी तब आती है जब वहां पे मोशन होता है, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो। नाउ पॉइंट ए इज एट h हाइट फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है, h। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी m इंटू g इंटू h। So you can say what, therefore total energy at A is kinetic plus potential, तो वो हो जाएगा 0 plus mgh and that is equals to mgh. This is equation number 1. ये शुरुआत का जो पॉइंट A है ना, बहुत ही आसान है, बिकॉज यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, और ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो आपका एक एनर्जी डायरेक्टली जीरो हो गया और दूसरा एनर्जी आ गया m इंटू जी इंटू एच से। सो आपका टोटल एनर्जी m इंटू जी इंटू एच आता है। सो दिस इज व्हाट इज द एनर्जी विच यू हैव टू प्रूव कि पॉइंट बी पे भी टोटल एनर्जी इतना ही आना चाहिए और पॉइंट सी पे भी आपका एनर्जी इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड एट पॉइंट बी की, ठीक है। अब थोड़े से कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे। अब पॉइंट बी जो है, point B is at height h minus x from ground। ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है, h माइनस एक्स। तो सबसे पहले वहां पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, m इंटू जी, साथ आएगा h माइनस एक्स। इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो हो गया m इंटू जी इंटू एच माइनस m इंटू जी इंटू एक्स। ये हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी, कहां की, पॉइंट बी की, ओके। अब मुझे वहां पे क्या निकालनी है, तो अब मुझे वहां पे निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला आएगा, हाफ इंटू m इंटू वी बी स्क्वायर, ओके। मैंने बी क्यों लिखा, बिकॉज हम बात कर रहे हैं पॉइंट बी की। सो आपको यही समझना है कि ये मैं कैसे निकालता हूं, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को। फॉर मोशन ए टू बी, अब देखना हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां से कहां ला रहे हैं, शुरुआत ए से हुई, ए से आपने उसको छोड़ दिया, अब कहां आया वो, पॉइंट बी पे। सो अब मुझे जो कैलकुलेशंस करने हैं वो ए टू बी करने, ओके। यू कैन से व्हाट, यू इज 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, 0, जो हमने यहां पे भी लिखा, इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ए से बी तक आए तब कितना डिस्टेंस कवर हुआ, x। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया x, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है अपने पास s। सो मेरे पास थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला है मेरे पास। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इसको हटा दो और बात कर लो vb की, बिकॉज पॉइंट बी पे बात चल रही है। सो vb स्क्वायर इज 2as। अब यहां पे जो चीज हो रही है, पूरा फ्री फॉल किसके अंडर हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के। सो व्हाट आई विल पुट, ए हो जाएगा g और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x। सो आपका vb स्क्वायर हो गया
2 इंटू जी इंटू एक्स। देखो एक ही जगह पुट किया जी बिकॉज ग्रेविटी के अंडर हो रहा है, और x की जगह पुट किया x जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट है। सो ये वैल्यू अब पुट होगी यहाँ पे। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू m इंटू 2gx। सो 2 कट हो गया। सो काइनेटिक एनर्जी आ गई m इंटू जी इंटू एक्स। ओके, सो पोटेंशियल भी है, काइनेटिक भी है। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल है mgh माइनस mgx और प्लस हो जाएगा mgx। सो ये दोनों वैल्यूज कट हो जाएगी। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज व्हाट इज mgh। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी क्या थी, m इंटू जी इंटू एच। पॉइंट बी पे कितनी है, m इंटू जी इंटू एच। फिर से एक बार समझो। देखो क्या किया, पॉइंट बी जो है उसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से, h माइनस एक्स। देखो ये ग्राउंड है, यहां से ये डिस्टेंस कितना है, h माइनस एक्स। सो पोटेंशियल एनर्जी आती है m इंटू जी इंटू हाइट। सो हाइट है h माइनस एक्स। अब ये m इंटू जी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया m इंटू जी इंटू एच, m इंटू जी इंटू एक्स। ये हो गई आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ इंटू m वीबी स्क्वायर। ओके, अब वीबी पता नहीं है, मतलब पॉइंट बी पे वेलोसिटी पता है क्या, नहीं पता है। तो उसके लिए हमने कंसीडर किया फॉर मोशन ए टू बी, ए से लेके बी तक। सो इनिशियल वेलोसिटी 0 है बिकॉज शुरुआत जो है आपका ऑब्जेक्ट यहां पे था। ऑब्जेक्ट तो अभी मोशन में नहीं है, शुरुआत में तो हाथ में ही होगा, ठीक है, 0। अब जब आप ए से बी तक गए, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, x। देखो डिस्प्लेसमेंट हो गया x। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या बताता है, vb square is u square plus 2as। ओके, सो vb square is 2as because u 0 है। अब मोशन किसके अंडर हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो ग्रेविटी आ जाएगी एक ही जगह g और डिस्प्लेसमेंट आपका x है। दोनों वैल्यूज पुट कर दी, vb square आ गया 2 इंटू जी इंटू एक्स। अब ये वैल्यू उठा के पुट होगी यहाँ पे। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू m, vb square is 2gx। 2 कट बचा mgx। बस काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ दो, माइनस mgx प्लस mgx कैंसल, बचा mgh। ओके, मतलब अब तक क्या हुआ है, पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी आ गई आपकी m इंटू जी इंटू एच। पॉइंट बी पे आ गई टोटल एनर्जी m इंटू जी इंटू एच। अब बात किसकी करनी है, तो अब बात करनी है पॉइंट सी की। ठीक है, देखो पॉइंट सी के लिए हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, बस पॉइंट सी पे अगर वो वैल्यू आ जाती है सो मेरा डेरिवेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। सो हमने शुरुआत की पॉइंट ए से, पॉइंट ए बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो पॉइंट सी क्या है, थर्ड पॉइंट फॉर पॉइंट सी। नाउ सी, पॉइंट सी इज ग्राउंड। ओके, पॉइंट से आपका ग्राउंड ही है, मतलब ग्राउंड से आपकी कोई हाइट है क्या, नहीं, तो यू कैन से व्हाट, हाइट इज 0, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज 0। कैसे हिंट लगा, ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 था और नीचे क्या 0 रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज ग्राउंड पे तो कुछ हाइट होगा नहीं। सो h का वैल्यू 0 हो गया। मतलब मुझे यहां पे निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, हाफ इंटू m इंटू वी सी का स्क्वायर। यहां पे वी भी लिया था बिकॉज वहां का पॉइंट था वो। अब बात चलेगी वीसी की। ओके, अब देखो मैं कौन सा मोशन ले रहा हूं, फॉर मोशन ए टू सी, डायरेक्टली टॉप टू बॉटम, बी को डिस्टर्ब ही मत करो। सो जब आप ऊपर से नीचे आओगे, अगेन यू विल से इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर से पूरा नीचे आएगा तो वो h डिस्टेंस कवर करेगा, बिकॉज ऊपर से नीचे का पूरा डिस्टेंस कितना है, h है। ओके, सो फिर से वही इक्वेशन, vc स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2s, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। u क्या है 0, vc स्क्वायर क्या आ गया 2as। नाउ a इज व्हाट, g, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट h, मतलब vc का स्क्वायर आ गया 2gh। अब ये कहां पुट होगा, यहां पे। सो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ इंटू m, ऑलरेडी है,
वो आ जाएगा 2GH, 2 कट, बचा mgh। सो व्हेन यू नीड टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, क्या होगा? काइनेटिक और पोटेंशियल का टोटल। पोटेंशियल तो है ही 0, मतलब जो भी कुछ टोटल आएगा इट इज बिकॉज ऑफ काइनेटिक एंड विच इज ऑल्सो m इंटू जी इंटू एच। मतलब यहां पे भी टोटल एनर्जी कितनी आई? mgh। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव कि जब भी फ्री फॉल होगा, ऑब्जेक्ट जब भी ऊपर से नीचे आएगा, सो टॉप, मिडिल एंड द ग्राउंड लेवल पे एनर्जी क्या होती है? कंजर्व होती है। दैट इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड व्हाट? फ्री फॉल। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो फास्ट लास्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे जो है पावर। ठीक है, पावर को देख लेते हैं। चलो दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक पे लेसन के, एंड दैट इज पावर। ओके, सो व्हाट इज पावर? रेट एट विच वर्क इज डन। ठीक है, अब देखो जब भी हमें दो लोगों की पावर चेक करनी होती है तो हम क्या करते हैं? हम लोग दोनों को सेम काम असाइन करते हैं। सो दोनों को जैसे ही आप सेम काम असाइन कर दोगे तो क्या होता है? हम लोग ये चेक करते हैं कि कौन फास्ट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वी आर चेकिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो पावर इज नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम। So capital P is W upon T. This is the formula which we are supposed to use for power. So power is work upon time. अब पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वैट। ठीक है, इट इज W। देखो होगा ना अपने घर में बल्ब आता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आते हैं, तो सभी का अपना खुद का एक रेटिंग होता है। ओके, तो दैट इज नथिंग बट द पावर रेटिंग। तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें समझनी है पावर से रिलेटेड जो एग्जाम में आपको पूछी जा सकती है। कुछ इंटर कन्वर्टिंग यूनिट्स है। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला जगह जो देखना है दैट इज 1 HP। HP स्टैंड्स फॉर हॉर्स पावर। HP स्टैंड्स फॉर हॉर्स पावर। सो 1 हॉर्स पावर इज नथिंग बट 746 वैट। ये पहला कन्वर्जन आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 हॉर्स पावर मतलब कितना, तो दैट इज 746 वैट। जनरली हम लोग जब मोटर खरीदने जाते हैं ना मार्केट में, तो वो लोग इस लैंग्वेज में बात करते हैं कितने HP का दे, 1 HP का चाहिए, 2 HP का चाहिए। सो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली वो कितने वैट का है। दूसरा अगर हम लोग बात करें, सो वी विल टॉक अबाउट द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। सो कमर्शियल यूनिट होता है किलो वैट आर, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट। यू कैन से 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर इज नथिंग बट व्हाट? 1 यूनिट। हमारे घर में जो हम पावर कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करते हैं गवर्नमेंट से, वो आती है किलोवाट आवर में, या जिसे हम लोग कहते हैं यूनिट्स के हिसाब से। जितने यूनिट्स आप कंज्यूम करते हो उतना बिल वो लोग आपको लगा के भेज देंगे। ओके, सो यहां पे आपको पता होना चाहिए 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि 1 किलोवाट आवर की वैल्यू क्या होती है जूल में? 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ओके, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो 1 यूनिट इज हाउ मेनी जूल्स? इट इज 3.6 इंटू 10⁶ जूल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो ये है एक छोटा सा पार्ट, सेशन। इस पे 1-2 न्यूमेरिकल्स भी हमारे बुक में, दैट वी विल बी कवरिंग इन द पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल। सो व्हाट इज पावर? इट इज रेट एट विच वर्क इज डन। काम कितने रेट से हो रहा है, फास्ट हो रहा है, लेट हो रहा है, कैसे भी हो रहा है। सो पावर इज वर्क अपॉन टाइम। P इज W अपॉन T। यूनिट है उसका वैट। ओके, और 2 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वैट, और कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर, जिसे हम यूनिट भी कहते हैं। 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट। यहाँ पे लिख दो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट, एंड 1 किलोवाट आवर करस्पॉन्ड्स टू 3.6 into 10⁶ joules, okay, which is the standard unit for what? Work over there. So friends, ये था पूरा वर्क इन एनर्जी का टोटल कंटेंट, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत में वर्क देखा, फिर एनर्जी देखी, 2 टाइप्स, दोनों के फॉर्मूला डिराइव किए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्री फॉल की इक्वेशंस डिराइव किए, एंड लास्ट वी सॉ अबाउट द पावर। अगेन जैसा हमने पहले चैप्टर के लिए कहा था, अब ये दूसरे चैप्टर में भी हमें कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। सो आने वाले सेशन में हम लोग पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर इन दोनों के मिला के न्यूमेरिकल्स देखेंगे,
तब तक ध्यान रखिए सब लोग अपना, बने रहिए हमारे इस चैनल पे। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, बाय बाय।